शारदा थानवी अपने YouTube चैनल पर आज आप लोगों को करवा रही हूँ कक्षा 12th में क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत हिंदी अनिवार्य का प्रश्न बैंक, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे बच्चों 31 से लेकर के 40 लघुतरात्मक क्वेश्चंस हैं जो आपके पास में खंड ब चल रहा है। केवल 10 क्वेश्चन के आंसर हैं आपके पास में। मेरे इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हम करते हैं बच्चों 31 से लेकर के 40 क्वेश्चंस हैं आपके पास में। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, उद्धव गोपी संवाद को भ्रमर गीत नाम से क्यों जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, मांगे घटत रहीम पर दोहे में रहीम जी ने किस कथा की तरफ संकेत किया है। उषा कविता में वर्णित भोर का सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। शिवाजी की सेना के प्रस्थान का वर्णन भूषण कवि ने किस प्रकार किया। फिर 35 नंबर क्वेश्चन। इस तरीके से आपके पास में 40 क्वेश्चन हैं। 40 के 40 क्वेश्चंस के आपके पास में मतलब मेरे इस वीडियो में आपके पास में इन क्वेश्चंस के आंसर्स। तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, उद्धव गोरी संवाद को भ्रमर गीत नाम से क्यों जाना जाता है। ये देखिए इसका आंसर है, गोपी उद्धव संवाद को हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, तो गोकुल की गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रही थीं। श्री कृष्ण को भी मथुरा में गोपियों की याद सताने लगी। ऐसे समय में श्री कृष्ण के मित्र उद्धव ने उनके समक्ष योग का संदेश देते हुए निर्गुण ब्रह्म की महत्ता को समझाया। तो श्री कृष्ण ने उन्हें यह संदेश गोकुल जाकर के गोपियों को देने के लिए कहा। जब उन्होंने कहा कि अपने योग ज्ञान को बखाड़ने लगे, कौन बखाड़ने लगे, उद्धव श्री कृष्ण के सामने अपने योग ज्ञान को बखाड़ने लगे, कहने लगे कि हाँ भाई प्रेम योग कुछ नहीं होता, ज्ञान योग सब कुछ होता है। और निर्गुण ब्रह्म की जब उनको महत्ता प्रतिपादित करने लगे उनके समक्ष, तो कृष्ण को लगा कि भाई हाँ ये समझा सकते हैं जाकर के गोपियों को। तो देखते हैं ये अगर गोपियों को जाकर के समझा दे। तो उन्होंने किनको कहा, उद्धव को कहा कि आप जाकर के मथुरा गोकुल जाइए और जाकर के वहां पर अपने ज्ञान योग को गोपियों के समक्ष प्रतिपादित कीजिए। अगर गोपियां आपसे प्रभावित हो गई तो ठीक है। अब उद्धव जाते हैं श्री कृष्ण की बात मान करके, उद्धव श्री कृष्ण की बात मान करके गोकुल चले जाते हैं और गोपियों के समक्ष उनके प्रेम योग को हटा करके ज्ञान योग का संदेश देते हैं। जब उद्धव गोपियों को ज्ञान योग के बारे में बता रहे होते हैं तभी वहां एक भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है। भंवरे को संस्कृत में कहा जाता है भ्रमर, ठीक है। तो भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है। उद्धव भी काले थे और भ्रमर भी काला था, इसलिए उस भंवरे को उद्धव का प्रतीक मानते हुए गोपियों ने जो उपालंब दिए यानी कि शिकायतें की कि भी कृष्ण तो हमको छोड़ करके चले गए अपनी विरह व्यथा में और हम उनके यहाँ पर विरह में व्याकुल हो रहे हैं और उनको कोई हमसे मतलब ही नहीं है। तो उपालंब दिए यानी कि शिकायतें की वो उस भ्रमर के माध्यम से, इसलिए इस संवाद को क्या कहा जाता है, भ्रमर गीत भी कहा जाता है। तो आपको यह आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों। आंसर को पढ़िए, उसको अपनी तरीके से लिखना सीखिए, तब आप कहीं पे भी अटकेंगे नहीं, ठीक है। अब हम करते हैं देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, मांगे घटत रहीम पद दोहे में रहीम जी ने किस कथा की तरफ संकेत किया है। इसका उत्तर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने भगवान के वामन अवतार लेने की कथा की ओर संकेत किया है। इसके अनुसार जब भगवान ने वामन यानी कि बौने का रूप धारण कर 3 पग में ही समस्त पृथ्वी यानी कि भूमि को, आकाश को और पाताल को नाप लिया था, परंतु फिर भी उन्हें वामन अर्थात बौना ही कहा गया था, क्योंकि उन्होंने वामन अवतार में ही ये सारी प्रक्रिया की थी। जो नापने की प्रक्रिया थी वो इस बौने अवतार में ही की थी, इसलिए उनको बौना यानी कि वामन अवतार ही कहा गया था। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने याचक बनने से प्रतिष्ठा को होने वाली हानि को व्यंजित किया है। यानी कि उन्होंने ब्राह्मण का अवतार लेकर के बौना बन करके मांगा था, भूमि मांगी थी, और भूमि में उन्होंने जब राजा ने उनको कहा कि कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा मेरे को तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, और 3 पग भूमि में उन्होंने तीनों पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। लेकिन उन्होंने मांगा यानी कि याचक बन करके उन्होंने जब मांगा तो इससे उनका कद क्या हो गया, बौना हो गया। तो ये बताया है इस पद में रहीम ने ये कहा है कि याचक बनने से यानी कि मांगने से हमेशा प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। अब हम करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, उषा कविता में वर्णित भोर का सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, उषा कविता में कवि ने भोर का बहुत सुंदर यानी कि अति मनोरम चित्रण किया है। भोर से पहले का सारा परिवेश अंधकार में डूबा रहता है। जब पूर्व में सूर्य का उगने का समय होता है तो सर्वप्रथम हल्का सा उजाला फैलने लगता है। उस समय आकाश नीले शंख के समान गहरा नीला हो जाता है। भोर होने पर आकाश में लालिमा बिखरने से वास्तव में और वातावरण में क्या रहने से, नमी रहने से आकाश का रंग राख से लिपे
चौके के समान लगने लग जाता है। लालिमा समाप्त होने के बाद स्वर्णिम आभा फैलने लगी, जिसने संपूर्ण वातावरण को सुनहरे आवरण से ढक दिया। कुछ ही क्षणों बाद सूर्योदय होने पर सूर्य के प्रकाश से सारा वातावरण आलोकित हो जाता है। देखिए, अगर आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन आज आपके एक बार दिमाग में फीड हो जाएंगे। फिर एक बार आपने वापस जब भी टाइम मिला तब आपको आपने वीडियो सुन लिया, तो सुनने मात्र से भी क्या होता है बच्चों कि आपको क्वेश्चंस याद रह जाते हैं कि हाँ मैडम ने ये बोल करके हमें क्वेश्चन बताया था। तो प्लीज वीडियो को पूरा सुनिए। सुनने से आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में हमें लिखना क्या है और हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब हम करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी की सेना के प्रस्थान का वर्णन भूषण कवि ने किस प्रकार किया है? शिवाजी की सेना का वर्णन भूषण कवि ने किस प्रकार से किया है? तो देखिए, जब शिवाजी की सेना प्रस्थान करती है, युद्ध के लिए प्रस्थान करती है मुगलों से, तब का उनका वर्णन उन्होंने बहुत ओजस्वी भाषा में किया है। क्वेश्चन का आंसर पढ़ रही हूँ, देखिए। कवि भूषण ने शिवाजी की सेना के प्रस्थान का वर्णन ओजस्वी भाषा में किया है। भूषण के अनुसार जब सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो सारे संसार में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द से, यानी कि धूल का जब गुबार उठता है, धूल के गर्द से सूर्य तारे के समान धूमिल लगने लग जाता है, यानी कि सूर्य तारे के समान छोटा सा लगने लग जाता है। सब और वातावरण में धूल फैल जाती है, जिससे समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। हाथियों की ढेल पेल से छोटे पहाड़ उखड़ जाते हैं। इस प्रकार शिवाजी की सेना के प्रस्थान का वर्णन भूषण ने अद्भुत रूप से किया है। अब आता है आपके पास में 35 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, यही आस भटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, दोहे में कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसका उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कवि बिहारी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने भौरा और गुलाब के माध्यम से आशावादी सच्चे मित्र के सहयोगी स्वभाव की ओर संकेत किया है। कवि के अनुसार कभी फिर बसंत ऋतु आएगी और इन्हीं डालियों पर फिर गुलाब के फूल खिलेंगे। इसी आशा से भौरा गुलाब के मूल में पड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार कोई मित्र अपने नष्ट वैभव मित्र के साथ बना भी रहता है, क्योंकि उसे आशा रहती है कि कभी तो अच्छा समय आएगा और मित्र फिर से वैभव संपन्न बन जाएगा, यानी कि फिर से अमीर हो जाएगा और फिर से वह उसकी पहले की तरह उससे सहायता मुझे मिलती रहेगी। तो इसलिए सच्चा मित्र कभी भी, अगर व्यक्ति का धन वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर भी अगर कोई आपका सच्चा मित्र होगा तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब हम करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे पद में गोपियां उद्धव के सामने किस प्रकार अपना दुख प्रकट कर रही हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के विरह में व्यथित गोपियां उद्धव के समक्ष अपना दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि गोपाल के अभाव में रसयुक्त कीड़ों के आधार ये कुंज भी उनके लिए शत्रु के समान हो गए हैं। कृष्ण के संयोग के समय ब्रज की ये लताएं अत्यंत सुख प्रदान करने वाली थी, परंतु विरह की दशा में ये अग्नि की लपटों के समान प्रतीत हो रही हैं। कौन प्रतीत हो रही हैं? लताएं प्रतीत हो रही हैं। जो कुंज में, यानी कि जो जंगल में जो लताएं थी, वो जब श्री कृष्ण थे तब गोपियों के लिए क्या थी? संयोग की अवस्था थी। उस समय संयोग की अवस्था में गोपियों को वो लताएं बहुत आनंद प्रदान करने वाली थी, शीतलता प्रदान करने वाली थी। लेकिन जब श्री कृष्ण चले गए तो उनके समक्ष कौन सी आ गई? वियोग की दशा आ गई। तो उस समय ये जो लताएं भी हैं वो उनको क्या प्रदान कर रही हैं? लपटों के समान, यानी कि ज्वाला के समान उनको अग्नि प्रदान कर रही हैं। गोपियों को यमुना का बहना भी व्यर्थ लगता है, पक्षियों का कलरव भी व्यर्थ लगता है, चंद्र किरणों की शीतलता सभी व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं और उन्हें ये दुख ही प्रदान कर रहे हैं। अंततः गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के इंतजार में हमारी आंखें तो गुंजा के फूल के समान लाल वर्ण की हो गई हैं। गुंजा का फूल होता है बच्चों बिल्कुल लाल वर्ण का, सुर्ख लाल रंग का फूल होता है। तो उससे उन्होंने तुलना की है गोपियों ने अपने आंखों की कि हमारी आंखें तो कृष्ण के इंतजार में रो रो करके कैसे हो गई? गुंजा के फूल के समान लाल हो गई हैं। अब हम करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। अजो तरेना ही रहो दोहे में वर्णित संदेश को व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, इसमें बिहारी ने संदेश दिया है कि सांसारिक माया मोह में ग्रस्त रहने से न तो परलोक सुधरता है और न मुक्ति या मोक्ष मिलता है। वेदों तथा निगमागमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर भी तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक कि मोक्ष के साधकों के साथ रहकर साधना करने का अवसर न मिले। इसलिए सांसारिक आसक्ति को त्याग कर श्रेष्ठ साधकों के साथ रहकर मुक्ति का प्रयास करना चाहिए।
38 नंबर क्वेश्चन है, उषा कविता में कवि ने किन रंगों का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है, देखिए बोल रही हूं मैं, उषा कविता में कवि ने नीले शंख के समान गहरे नीले रंग का राख अर्थात हल्की कालीमा में आकाश का, काली सिल जिस पर केसर को पीसा गया हो, यानी कि काली के ऊपर लाल रंग का, इस प्रकार लाल काले मिश्रित रंग का, तथा काली नीली स्लेट जिस पर लाल खड़िया की चाक मल दी गई हो, ऐसे मिश्रित रंगों का वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। अब आता है 39 नंबर क्वेश्चन, रहीम ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर है, देखिए, रहीम के अनुसार रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को बार बार इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि इससे स्वयं व्यक्ति का ही भला होता है और उसे क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। 40 और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। भूषण कवि ने शिवाजी का ही जीवन सफल क्यों बताया है? कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की भुजाओं के बल पर ही समस्त पृथ्वी का भार टिका हुआ है। उन्होंने शिवाजी को समस्त सृष्टि के देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया है। भूषण कहते हैं कि शिवाजी का जन्म ही संसार के पालन पोषण के लिए हुआ है। इस कार्य में अर्थात सृष्टि के पालन में विधाता का कोई श्रेय नहीं है। शाहजी के पुत्र शिवाजी पूरी तरह समर्थ एवं शक्ति संपन्न है, इसी कारण शिवाजी का ही जीवन सफल माना जाता है। तो ये हुए हैं बच्चों आपके पास में 31 से लेकर के 40 क्वेश्चन। हिंदी अनिवार्य है, क्या है, कंपलसरी के हैं, प्रश्न बैंक के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि जो राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी किया गया प्रश्न बैंक है उसके अंदर से पेपर आने की आप लोगों की। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि हाँ, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कराया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के लिए वापस मिलेंगे जल्दी ही। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।